Assalamu alaikum. Today we are discussing about February 2023 paper. 25-year-old Gravita 3 Para 2 came with history of abortions at 18 to 20 week of gestation. The process is quick and comparatively painless. First choice of investigation. ओके तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं ये मोस्टली दे आर ड्यू टू यूट्राइन एनॉमली एंड एनी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी यू हैव to look for any uterine abnormality you will do the HSG hysterosalpingography. You have seen a 56-year-old woman with symptoms of urinary incontinence. You take a history and examine her. She had kept a voiding diary prior to the visit to the clinic. You suspect that she has overactive bladder syndrome. What would be the first line of management for this woman? तो इसमें मैंने ये अगर आप टेबल देखें अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अगर आप ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट कर रहे हैं वीमेन एज 18 ओवर विद ओवर एक्टिव ब्लैडर तो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें फिर ब्लैडर ट्रेनिंग देन बिफोर स्टार्टिंग मेडिसिन चॉइस और उसमें फिर आप OTDs देते हैं ऑक्सीब्यूटाइनिन टोल्टेडोन और डारिफेरेसिन ठीक है फिर उसे रिव्यू करते हैं फिर फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाते हैं ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो नहीं है ब्लैडर रीट्रेनिंग तो फिर ब्लैडर रीट्रेनिंग आएगा ठीक है 21-year-old woman presented in OPD with the complaint of vaginal discharge since last 2 weeks. There is no history of fever, dyspnea, and vaginal itching. Her LMP was 3 weeks ago. It was normal. Examination revealed thin homogeneous discharge with offensive fishy smell, the most likely diagnosis. Okay, what are the clues? क्लूज़ आपके पास ये हैं कि एक तो देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर डिस्परूनिया और विजाइनल इचिंग ठीक है इचिंग नहीं है ठीक है इचिंग आपके पास किस में ज़्यादा होती है कैंडिडा और ट्राइकोमोनास में LMP उसकी गुजर चुकी है 3 वीक्स अगो और वो नॉर्मल था उसमें कोई मसला नहीं है ठीक है अब दूसरा क्लू क्या है ऑफेंसिव फिशी स्मेल तो ऑफेंसिव फिशी स्मेल विद नो इचिंग ठीक है क्या हो सकता है बैक्टीरिया विजाइनोसिस 65-year-old Para 1 presented in gynae OPD with vaginal spotting for last 2 days. She had her last menstrual cycle 10 years ago. She is on tamoxifen therapy for last 6 years due to breast carcinoma. Which of the following is most appropriate next step in her management? ठीक है एक 65-year-old लेडी आई है OPD में विद vaginal spotting 2 दिन से लास्ट 2 डेज उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 years ago LMP उसकी 10 years ago थी ठीक है शी इज़ ऑन टेमोक्सिफिन थेरेपी फॉर लास्ट 6 years ड्यू टू ब्रेस्ट कार्सिनोमा वो टेमोक्सिफिन ले रही है ब्रेस्ट कैंसर के लिए ठीक है अब टेमोक्सिफिन पे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या हो सकता है ये देखें अगर आप पढ़ें एंडोमेट्रियल बायोप्सी शुड बी टेकन टू एक्सक्लूड एंडोमेट्रियल कैंसर A or atypical hyperplasia in case of prolonged, irregular or persistent intermenstrual bleeding in the presence of specific risk factor जिसमें एज ओवर 45 आ गई ओबेसिटी और टोमोक्सिफिन थेरेपी आ गई ठीक है ना तो टेमोक्सिफिन थेरेपी क्या करते हैं कि एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करते हैं जिसकी वजह से बाद में ये इंटरमेस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाद में वो कन्वर्ट हो सकता है एप्लेजिया और फिर कार्सिनोमा में भी ठीक है तो इस वजह से आपने ये जो रिस्क फैक्टर्स हों जैसे एज और 45 हो गई या पेशेंट ओबीज है या टेमोक्सिफिन थेरेपी ले रही है तो इसमें आपने उसकी एंडोस्टेरोस्कोपिक एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी होती है तो इसमें 2 रिस्क फैक्टर्स हैं एक तो उसकी एज है 65 ईयर्स और सेकेंडली शी इज़ टेकिंग टेमोक्सिफिन थेरेपी तो इसकी डायग्नोसिस के लिए आप हिस्टेरोस्कोपी विद एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे 50-year-old woman presented with symptoms of voiding difficulty. A urine dipstick is negative. What will be the first investigation to perform on this woman? अच्छा अब वॉइडिंग डिफ़िकल्टी के साथ अगर कोई पेशेंट आता है सिम्टम ऑफ वॉइडिंग डिफ़िकल्टी वो आपको कह रहा है कि आई हैव डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग और आपने उसको यूरिन डिपस्टिक करवाया वो नेगेटिव आया तो यूरिन एनालिसिस की तो अब ज़रूरत नहीं यूरिन डिपस्टिक नेगेटिव आ गया व्हाट विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे वॉइडिंग डिफ़िकल्टी देखने के लिए कि पेशेंट का ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा और उसमें पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम कितना बचता है पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उससे आपको पता चल रहा है कि हाँ इसको वॉइडिंग डिफ़िकल्टी है तो वो देखेंगे तो उससे आपको समझ आएगा कि हाँ इट इज़ अ वॉइडिंग डिफ़िकल्टी
तो असेसमेंट ऑफ रेजिडुअल यूरिन वॉल्यूम बाय अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द ब्लैडर। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, ठीक है। वॉइडिंग डायरी, ये आपको यहाँ यूरोडायनामिक्स ये आपको इतना क्लू नहीं देंगे जितना बेस्ट क्लू आपको इससे पता चलेगा कि आइदर शी हैज़ डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग, कि आप उसके ब्लैडर में कितना यूरिन बच जाता है जब वो वॉइड कर लेती है, उसके बाद कितना बच जाता है, ठीक है। अगर वो लेस देन 50 है तो इट्स मीन नॉर्मल, अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब कि इसको वॉइडिंग डिफ़िकल्टी है, ठीक है। 35-year-old para 4 develop metastatic gestational trophoblastic disease 12 weeks after term pregnancy. Which of the following is a poor prognostic indicator for metastatic gestational trophoblastic neoplasia? तो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में देखिए पेशेंट यहाँ पर अगर हम देखें जिनका स्कोर 4 होगा वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके पास इंटरवल मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ इंडेक्स प्रेगनेंसी टू ट्रीटमेंट कितना है, मोर देन इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये निकल गया। लंग मेट्स तो आपके पास जो है 0 स्कोर में आते हैं, और पेशेंट एज 25 to 35 नहीं, आपके पास मोर देन और इक्वल टू 40 है। प्रेजेंस ऑफ ब्रेन मेट्स स्कोर 4, तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है आपका। 30-year-old para 1 complained of menorrhagia with intermenstrual bleeding for 1 year, ठीक है। Diagnostic DNC showed no abnormality. She is taking OCPs. The most appropriate treatment is DNC आपने कर लिया, फर्स्ट आपने डायग्नोस्टिक DNC किया, ठीक है। तो अगर आपको उस पर कुछ नहीं मिलता फिर आप क्या करते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी पे कंफर्म करते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है। डायरेक्ट एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर देना इट्स नॉट राइट, ठीक है। मायरीना वो कॉन्ट्रा OCPs पहले ले रही है, डायनाजोल या GnRH, तो पहले आप उसको डायग्नोस कर लें, स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी, देन अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीट। 32-year-old para 2 plus 1 diagnosed as a case of right-sided tubal ectopic pregnancy. She has mild right-sided lower abdominal pain. On examination, pulse 95, BP 110/70, temperature 98. Abdominal and pelvic examination is unremarkable. Her ultrasound pelvis showed right-sided tubal ectopic pregnancy of 3 to 4 centimeter size with no free fluid in the pouch of Douglas, and beta HCG is 2500 international unit. What is the appropriate treatment? अच्छा, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको पता होगा कि ऑफर सर्जरी एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, सिग्निफिकेंट पेन हो। यहाँ पर पेशेंट को माइल्ड पेन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद इन एडिनेक्सल मास ऑफ 35 mm और लार्जर, यहाँ जो मास है वो नहीं सेंटीमीटर का है, 3 to 4 सेंटीमीटर, क्वाइट लार्ज मास। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी विद द फीटल हार्ट बीट विजिबल, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन सीरम बीटा HCG ऑफ 5000 और मोर। तो आपके पास क्या बन रहा है कि ये इसके जो साइज़ है वो देखें 3 to 4 सेंटीमीटर, इतना बड़ा साइज़ है। बाकी तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक सल्पिंजेक्टमी, ठीक है। सर्जिकल लेप्रोटमी एंड सेल्फ लेप्रोस्कोपिक सेल्फ इंजेक्टमी बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं तो एक्सपेक्टेंट आप तब चलते जब एक्सपेक्टेंट का क्राइटेरिया मेट कर रही होती, जिसमें पेशेंट स्टेबल होती, लेस देन 30 mm उसका डायमीटर होता, और कोई पेन सिग्निफिकेंट पेन नहीं होता, ठीक है। बीटा HCG 1500 से कम होता, ठीक है, तब आप उसे एक्सपेक्टेंट पे कर सकते थे। 43-year-old para 5+0 नॉन डायबिटिक हैज़ प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ रेगुलर हैवी पीरियड्स फॉर लास्ट 5 years. अल्ट्रासाउंड स्कैन शोज अ सम म्यूकस फाइब्राइड ऑफ 8 into 10 सेंटीमीटर इन साइज, द बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन। तो उन्होंने जब बेस्ट पूछा है ना, फर्स्ट या इनिशियल नहीं पूछा, उन्होंने बेस्ट पूछा। तो बेस्ट में जो होता है आपके पास क्या होता है, हिस्टेक्टमी। इनिशियल पूछें तो फिर आप उसको नॉन हार्मोनल, हार्मोनल और फिर मायरीना इससे लेके जा सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस विल इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में क्या जो इसका टॉग है अगर आप उसे पढ़ें तो उसमें ज़्यादा इसी के बारे में बताया कि इट विल अफेक्ट द कंट्रासेप्टिव यूज़। व्हाट इज इसके बारे में बताया, बाय रिकग्नाइजिंग दैट वुमेन हु एग्जिबिट कंट्रासेप्टिव नॉन कंप्लायंस, मल्टीपल अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज और रिपीट टर्मिनेशंस में in fact be unable to negotiate birth control adherence within her abusive relationship.
ठीक है ना, तो इसलिए कंट्रासेप्टिव यूज। 46-year-old para 4 came to gynae clinic with menorrhagia, endometrial biopsy show atypical adenomatous hyperplasia। एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये देखें, एटिपिकल एडिनोमेटस हाइपरप्लेजिया आ गया तो डायरेक्ट आपने टोटल हिस्टेक्टमी प्लस माइनस BSO। और जो है अगर आपके पास फर्टिलिटी रिक्वायर हो या सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड हो, तब फिर आप रिस्क फैक्टर को एड्रेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, मायरीना को फर्स्ट लाइन कंसिडर करेंगे, मायरीना दे देंगे, नहीं तो फिर सेकेंड लाइन प्रोजेस्टोजेंस देंगे, ठीक है। लेकिन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपीए में डायरेक्टली आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे रखना है, फिर आपने उसे मायरीना या ओरल प्रोजेस्टोजेंस देने हैं, ठीक है। लेकिन एटिपिकल में डायरेक्ट आपने टोटल हिस्टेक्टमी प्लस माइनस BSO करना है। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी प्लस BSO